बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको MCM 301 के वेरी इंपॉर्टेंट 25 ऐसे MCQs बताऊंगी जो कि आपके मिड टर्म के लिहाज से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। ये MCQs पास्ट पेपर्स में रिपीट होकर आए हैं। हर पास्ट पेपर में ये MCQs तकरीबन से 1 से 2 बार ज़रूर आया है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं वो स्टूडेंट्स जो कि जॉब करते हैं, जिनके पास फुल बुक जो है याद करने का टाइम नहीं होता, फुल MCQs और फुल फाइल्स याद करने का टाइम नहीं होता, तो इन 25 MCQs को ही अगर एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेती हैं तो 95% तक चांस है कि आपको इन्हीं MCQs में से इंशाल्लाह जो आपका पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पिंग साबित हो सके। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs देखते हैं। फर्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड पिकिंग अप वर्ड्स ऑफ नॉन वर्बल एलिमेंट्स टू सेंड आ डिलिबरेट मैसेज। मैं साथ में आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, अल्फ़ाबेट्स बहुत छोटे हैं, उन्हें समझ नहीं आती, तो मैं साथ में आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। उसके अलावा मैंने करेक्ट आंसर के ऊपर जो है मार्क भी किया है ताकि आपको इजीली जो है करेक्ट आंसर वो समझ आ सके। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है इनकोडिंग, सेकंड ऑप्शन है चैनलाइजिंग, थर्ड ऑप्शन है रिसीविंग एंड फोर्थ ऑप्शन है डिकोडिंग। सो थर्ड ऑप्शन जो है रिसीविंग वो राइट आंसर है इस MCQs का, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड पिकिंग अप वर्ड्स और नॉन वर्बल एलिमेंट टू सेंड आ लिबरेट मैसेज। इसका जो MCQs का राइट आंसर है वो रिसीविंग है, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है इस MCQs का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs था। ये मैंने पास्ट पेपर्स में 3 से 4 बार यही MCQs को रिपीट होते देखा है। सो आई होप सो कि आपको यही MCQs जो है वो आए, सो इसको आप अच्छे तरीके से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सेकेंड अपना MCQs देखते हैं। Farhan talking with his friend on telephone is an example of type of communication. फरहान अपने दोस्त से टेलीफोन पे बात कर रहा है, ये कम्युनिकेशन की कौन सी एग्ज़ाम है? फर्स्ट है मीडिएटेड कम्युनिकेशन, सेकंड है मास कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट जो है मीडिएटेड कम्युनिकेशन वो राइट आंसर है इस MCQs का। अगर ये बहुत सारे MCQs इस तरह के आए हैं, बट उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट्स को फरहान की जगह कोई और नेम दे दिया है, फ्रेंड की जगह कोई और जो है पर्सन जो है वो डाल दिया है। सो इसलिए आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि फरहान टॉकिंग विथ हिज फ्रेंड हो या कोई भी नेम यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर विथ हिज मॉम हो, डैड हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, कोई भी वो दे दे तो ये कम्युनिकेशन की मीडिएटेड कम्युनिकेशन की एग्जांपल होती है। सो ये इसका राइट आंसर है। इसी तरह के अगर आपको और MCQs आते हैं, यानी कि जस्ट आपको सिर्फ नेम चेंज करके वो देते हैं, तो उसका जो आंसर है वो मीडिएटेड कम्युनिकेशन ही होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है हमारे इस MCQs का। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। Which of the following is form a communication in which messages are sent to large, public, dissimilar, anonymous, distant audience using some intermediate of instrument of transfer? फर्स्ट ऑप्शन है मीडिएटेड कम्युनिकेशन, सेकंड ऑप्शन है मास कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्रुप कम्युनिकेशन। सो इस MCQs का राइट आंसर है मास कम्युनिकेशन। साथ में मार्कअप भी है, वो भी आप देख लीजिए। मास कम्युनिकेशन जो है वो इस MCQs का राइट आंसर है। Which of the following is a form of communication in which messages are sent to large public dissimilar anonymous distance audience using some intermediate instrument of transfer? So इसका राइट आंसर मास कम्युनिकेशन है। अपना फोर्थ MCQs देखते हैं। Which of the following could be a reason behind reduced employment productivity? फर्स्ट ऑप्शन है अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लॉन्ग MCQ समझ कर, लॉन्ग ऑप्शंस देखकर वो MCQs को लीव कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको ये नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जो है MCQs आपको लॉन्ग भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो वो आपको दे देते हैं, क्योंकि उन्होंने तो जस्ट वही उसी को रिपीट करना है। सो ये MCQs इतना इम्पॉर्टेंट है और ये 3 to 4 टाइम्स मैंने ये पास्ट पेपर में देखा है।
सो आप इस एमसीक्यूज को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, लॉन्ग समझ कर, ऑप्शंस लॉन्ग समझ कर लीव मत कीजिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मे बी आपको यही एमसीक्यूज आ जाए, सो एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। Which of the following could be a reason behind reduced employment productivity? First option है employees are not as productive as they might be because management fails to communicate its expectation to them. Second option है employees are not as productive as they might be because they are getting better salaries. Third option है employees are not as productive as they might be because management promotes congenial atmosphere. Fourth option है employees are not as productive as they might be because employees trust the management. So जो first option है वो right answer है इस MCQs का, यानी employees are not as productive as they might because management fails to communicate its expectation to them. So first option इस MCQs का right answer है, इसको आप जरूर एक बार अच्छे तरीके से पढ़िएगा। थोड़े से लॉन्ग ऑप्शंस हैं बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, सो आप इसको जो है एक बार जरूर रिमाइंड कीजिएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का, ठीक है। फिफ्थ एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग सिंबल्स मीनिंग थ्रू द यूनिक कॉन्टेंट्स ऑफ ईच पर्सनस माइंड? फर्स्ट ऑप्शन है हेयरिंग, सेकेंड ऑप्शन है फिल्टरिंग, थर्ड ऑप्शन है स्पीकिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है रिमेम्बरिंग। जो सेकेंड ऑप्शन है फिल्टरिंग वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। ये एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज जो है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लाइक शॉर्ट क्वेश्चंस में भी देखा है कि वो पूछ लेते हैं कि आप बताइए कि जस्ट जो है वो लिखा है इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग सिंबल मीनिंग थ्रू द यूनिक कॉन्टेंट ऑफ ईच पर्सनस माइंड। ठीक है, इससे पहले वो वर्ड इंग्लिश लिख देते हैं, सो जस्ट आपको फिल्टरिंग लिखकर वही अपना जो है कंप्लीट क्वेश्चन करना होता है। सो आपको ये फिल्टरिंग जो है याद रखना है, इस एमसीक्यूज का राइट आंसर फिल्टरिंग है। सो अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाए तो आप इसीलिए जो है इसको आप अटेम्प्ट कर सकें। सो सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। It is more likely to make a favorable impression and get a job offer when an interview lets the interviewer do most of the talking. What does this statement demonstrate? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है पीपल अप्रिशिएट अ कॉल्ड इंटरव्यू, यानी वो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हम इस चीज़ को देखें कि अगर हम एक जॉब हमें ऑफर होती है, हम उसका इंटरव्यू देने जाते हैं, तो ऐसी हमें जो है कौन सा ऐसा हमारा इम्प्रेशन होगा कि देखने वाले को वो मुतासिर करे और वो हमें इंटरव्यू में पास करते हैं। तो इसका जो है आप बताइए कि बेस्ट क्या चीज़ होती है। तो हमने उस ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमने बताना है कि ऐसा कौन सा हमारा इम्प्रेशन होगा जो कि देखने वाले को पसंद आएगा, वो हमें जॉब देगा। सो फर्स्ट है पीपल अप्रिशिएट अ कोल्ड इंटरव्यू। पीपल क्या अप्रिशिएट करते हैं, कोल्ड इंटरव्यू अप्रिशिएट करते हैं या पीपल अप्रिशिएट अ गुड लिसनर मोर देन अ गुड टॉकर? पीपल जो है इस चीज़ को आपको पता होगा, ये आपको एमसीए में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो जो हमारा इंटरव्यू ले रहा होता है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को प्रेफर करता है, कि हम अच्छा बोलते हों या फिर अच्छा सुनते हों। अगर हम एक हमसे जो है पर्सन बात कर रहा है तो हमें ये होना चाहिए कि हम उसके साथ जो है अच्छे तरीके से उसकी बात को समझें, हम उसको लिसन अच्छा कर रहे हों, इवन के हम उससे बात अच्छी कर रहे हों। जब हम किसी की भी बात को अच्छे से सुनते हैं तो देखने वालों को वैसे ही वो बहुत इम्प्रेस करता है कि जो ये पर्सन है ये मेरी बात को फ़ोक़ियत दे रहा है। तो ये बेस्ट एक चीज़ होती है, जब भी हम अपना जॉब इंटरव्यू के लिए जाएँ तो हम सबसे पहले ये चीज़ रखें, अगर कोई बात कर रहा है तो हम उसको काट के अपनी बात नहीं करें, हम उसको गुड लिसनर बन के दिखाएँ कि हम अच्छी बात करने से ज़्यादा तुम्हारी अच्छी तरह से बात जो है वो सुन रहे हैं। सो ये बेस्ट एक चीज़ है जो कि सुनने वाले को या देखने वाले को या आपका इंटरव्यू लेने वाले को ज़्यादा प्रेफरेबल लगती है। तो इस सेकंड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लें। थर्ड में है पीपल अप्रिशिएट अ पुअर लिसनर मोर देन अ गुड टॉकर। यहाँ पर वो उल्ट बात कह रहा है कि सुने अच्छा नहीं, बात अच्छी करें। देखिए जब हम कोई एक पर्सन हमसे बात कर रहा है, हम उसकी अच्छी तरह से बात सुन नहीं रहे हैं तो उसको तो ये चीज़ ही बहुत बुरी लगेगी, तो वो हमारी बात क्या सुनेगा जब हम उसी की बात अच्छे से नहीं सुन रहे। सो फोर्थ ऑप्शन भी देख लें, पीपल अप्रिशिएट अनकॉन्फिडेंट बिहेवियर। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता
कि एक जो है लोगों को ये कैसे अच्छा लग सकता है कि हम बिल्कुल जो है वो अनकॉन्फिडेंट रहें, हमारा बिहेवियर ही बिल्कुल अनकॉन्फिडेंट हो, तो ये बात तो वैसे भी बिल्कुल ठीक नहीं है। सो सेकंड जो ऑप्शन है, पीपल अप्रिशिएट अ गुड लिसनर मोर देन अ गुड टॉकर। ये बहुत ज़्यादा आपको एमसीक्यूज आए हैं पास पेपर में इसी तरह के। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब हम इंटरव्यू देने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा जो प्रेफरेबल और फेवरेबल चीज़ होती है वो यही होती है कि हम बात करने से ज़्यादा हम बात को सुने, तो ये चीज़ ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। Which of the following is a type of non-verbal communication derived from the sound of speaker's voice? ठीक है, वो हमें टाइप पूछ रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो हम पहले जो है वो है पैरालेक्सिलियम, सेकंड है पैरालेलिजियम, थर्ड है पैराडिगम, और फोर्थ है पैरालैंग्वेज। सो पैरालैंग्वेज जो है वो इस एमसीक्यूज का राइट आंसर है। ये एमसीक्यूज भी 2 to 3 बार जो है पास्ट पेपर में आया है। सो आप इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, मे बी आपको भी रिपीट होकर यही एमसीक्यूज आ जाए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ड्राइव फ्रॉम द साउंड ऑफ द स्पीकर्स वॉइस? सो फोर्थ ऑप्शन है पैरालैंग्वेज, वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। To select a good topic of speech, one should keep in all mind except, ठीक है, all mind of the following except। जब हम एक अच्छे टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हैं यानी चूज कर रहे हैं एक अच्छे टॉपिक को स्पीच के लिए, तकरीर के लिए, एक हम अच्छा टॉपिक है वो चूज कर रहे हैं, तो हमें क्या जो है चीज़ें अपने माइंड में रखनी है इसके अलावा। यानी जब हमसे एक्सपेक्ट पूछ लेते हैं, एक्सेप्ट पूछ लेते हैं, एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा बाकी सब चीज़ें हमें रखनी है, इस चीज़ को हमें नहीं रखना। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं पूछता तो हमारा जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट एमसीक्यू का ऑप्शन होता। बट वो हमसे एक्सेप्ट जब पूछ लेता है तो उसका मतलब होता है कि इसके अलावा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन है अ टॉपिक शुड बी इंट्रीग्यूइंग, सेकेंड ऑप्शन है टॉपिक शुड बी अपीलिंग, थर्ड ऑप्शन है अ टॉपिक शुड नॉट टेल टू मच अबाउट अ स्पीच, फोर्थ ऑप्शन है टॉपिक शुड बी टू वेगो। सो जो फर्स्ट थ्री ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ठीक है। हम जब भी एक अच्छा टॉपिक जो है वो चूज़ करते हैं तो हमें ये सब कुछ करना चाहिए। मतलब हमें चाहिए कि हम उस टॉपिक को फर्स्टली तो हम अच्छे से जानते हों, ये सब कुछ उसमें बता रहे हैं। एक ये हो, एक हमें हो कि उस चीज़ के बारे में हमें सारा जो है मालूमात हो, हमें फर्स्टली खुद पता होगा तो हम किसी को भी उस तकरीर के बारे में जो है वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो थर्ड है अ टॉपिक शुड नॉट टेल टू मच अबाउट अ स्पीच, हमें उस स्पीच में इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, एक बस जो है नॉर्मल हमें अपनी स्पीच रखनी चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक। एक स्टेप बात आती है कि हमें ये इसके अलावा, सो जो फोर्थ ऑप्शन है अ टॉपिक शुड बी टू वे को, तो हमें इसके अलावा बाकी थ्री ऑप्शंस बिल्कुल ठीक है। सो ये नहीं सही, इसलिए हमने इसको मार्क कर देना। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन जो है अ टॉपिक शुड बी टू वे को जो है वो गलत, वो राइट आंसर है। लेकिन हमें सिलेक्ट करने से पहले इस चीज़ के अलावा बाकी सब चीज़ों को देखना है। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पीच पैटर्न दैट ऑर्गेनाइजेस मटेरियल अकॉर्डिंग टू हाउ इट इज पुट टुगेदर और वेयर इट इज लोकेटेड? फर्स्ट है ऑप्शन स्पेटियल पैटर्न, सेकंड है क्रोनोलॉजिकल पैटर्न, थर्ड ऑप्शन है टॉपिकल पैटर्न, एंड फोर्थ ऑप्शन है इफेक्ट कॉज पैटर्न। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्पेटियल पैटर्न वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीच पैटर्न दैट ऑर्गेनाइज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हाउ इट इज पुट टुगेदर और वेयर इट इज लोकेटेड? सो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ रहे होते हैं कि ऑप्शंस ठीक हैं, क्या ये ऑप्शंस राइट हैं, या फिर वो वैसे बता रहे होते हैं कि ये ऑप्शन जो है ये नहीं सही। तो आपको मैं इसके अलावा ये बता दूं कि हर आपके सब्जेक्ट के साथ, हर आपके असाइनमेंट या क्विज या जीडीबी जो भी है उसके साथ, हर एमसीक्यूज़ के साथ आपका फ्यूचर है। सो मैं सबसे पहले इन सारे एमसीक्यूज़ को खुद जो है फ़िल्टर कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, कंफर्म कर लेती हूँ वैलिड हैं, क्या ये ऑप्शंस जो हैं वो इसके यही ऑप्शंस वैलिड हैं, यही ऑप्शंस राइट हैं। देन मैं इसके ऊपर जो है वीडियो अपलोड करती हूँ। सो अब इस चीज़ से बेफिक्र रहें। फर्स्टली जो है उन्होंने साथ में तो बताया हुआ करेक्ट आंसर, बट मैं खुद भी सर्च करके देख लेती हूँ कि क्या इसका जो आंसर है वो यही है, राइट आंसर है। देन मैं उसका जो है ऑप्शन या फिर वो एमसीक्यू जो है वो आपको बताती हूँ।
सो इस चीज़ से बेफिक्र रहें। बहुत सारे लोग मेंस में पूछ रहे होते हैं कि क्या ये इसके जो ऑप्शंस हैं वो राइट हैं या नहीं हैं, तो इसके ऑप्शंस जो हैं वो सब राइट हैं, आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहें। उसके अलावा आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस पे भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत सारी मुझे ईमेल्स आई हैं कि जी वही हमें एमसीक्यूज़ आए थे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी बहुत थैंक्स। मेरा जो वीडियो का जो मकसद होता है वो यही होता है कि सिर्फ इस वीडियो को बनाकर अपलोड नहीं कर देना, उससे अगर आप लोगों को फ़ायदा हासिल हो जाए तभी इस वीडियो का जो है वो असल मकसद होता है। सो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आके कहा है कि हमें वही एमसीक्यूज़ आए थे, इतनी ज़्यादा मुझे ईमेल्स आई थी, बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। इवन जो सारी मेहनत होती है वो यही होती है कि आप लोगों को वही एमसीक्यूज़ जो हैं वो आ जाएँ, तभी उस मेहनत का जो है फ़ायदा हमें भी मिलता है, ठीक है? तो बहुत शुक्रिया आपका। और जो एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस हैं उससे भी आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए, इंशाल्लाह जो है आपको यही एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह जो है ज़रूर आएँगे। सो आप इनको एक बार चाहते हुए भी एक बार अच्छे से ऑप्शंस जो हैं वो कन्फर्म मतलब पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको रिमाइंड रहें, याद रहें, रिमेंबर रहें कि आप जाकर वहाँ पर जो है अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं कि वहाँ पर जाकर जो ऑप्शन राइट होता है ना वो भूल जाते हैं। तो एमसीक्यूज़ का पता होता है बट ऑप्शंस जो सही होता है वो भूल जाते हैं। तो एक बार जाते हुए भी इस एमसीक्यूज़ को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये होगा कि ऑप्शन जो राइट है वो आपको याद भी रहेगा, और इंशाल्लाह यही आपको एमसीक्यूज़ पे आएँगे। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्किल ऑफ स्पीकिंग इन डिस्टिंक्ट सिलेबल्स? फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकुलेशन, सेकंड ऑप्शन है फिल्टर्स एंड थर्ड ऑप्शन है इन्फ्लेक्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है मोनोटोन डिलीवरी। जो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकुलेशन वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज़ का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्किल ऑफ स्पीकिंग इन डिस्टिंक्ट सिलेबल्स? फर्स्ट ऑप्शन आर्टिकुलेशन राइट आंसर है इस एमसीक्यूज़ का। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। Which of the following is an irrational belief? First option है a presentation must be perfect. Second option है it is not possible to persuade the entire audience. Third option है the roast is not likely to happen. And fourth option है all of the given option. आपको अक्सर वर्चुअल के जो है एमसीक्यूज़ में मुख्तलिफ कोर्स सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ऑल ऑफ द गिवन चॉइस। कई बार तो ऐसा होता है, अमूमन 100 से 70% यही होता है कि हमारा आंसर ऑल ऑफ द गिवन चॉइसेस होता है। अगर कोई एमसीक्यूज़ आपको ऐसा आ जाता है जिसका आपको आंसर भी नहीं पता और नीचे लिखा है ऑल ऑफ द गिवन चॉइसेस, तो 70% जो है ये होता है कि हमारा आंसर ऑल ऑफ द गिवन चॉइस होता है। 30% ऐसा होता है कि हमारा आंसर ऑल ऑफ द गिवन चॉइस नहीं होता, उसमें से एक होता है। बहुत कम होता है, 30% आप समझ लीजिए। 70% हमारा ऑप्शन जो राइट होता है वो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस ही होता है। अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ ऐसा आ जाए जिसकी आपको समझ ही नहीं आ रही, बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा, लेकिन ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन उस एमसीक्यूज़ का राइट एक ऑप्शन आपको लग रहा है कि हो सकता है ये हो, तो 70% ऐसा होता है कि आपका वो ऑप्शन जो है वो राइट होता है। सो आप ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस जो है उसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के 70% तक ये होता है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन राइट आंसर होता है। उसके अलावा अगर आपको कोई एमसीक्यू समझ नहीं आ रही, बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा और आपको एक चूज़ करना है, तो उसकी भी एक ट्रिक होती है कि आपको 50-50% चांसेस होते हैं कि मे बी ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाए, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर ऑप्शन जो हैं वो ए या फिर डी राइट आंसर होते हैं, या तो फर्स्ट राइट आंसर, ज़्यादातर ए या डी, या तो उन्होंने शुरू में दिया होता है या फिर वो लास्ट में देते हैं। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बी सी लगा देते हैं, बट ज़्यादातर जो है 70% तक आप ये समझ लीजिए ए या डी राइट आंसर होता है। सो अगर तो आपको ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस एक ऑप्शन आ जाती है, तो आपको लग रहा है कि मुझे ये एमसीक्यूज़ बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही, तो फिर आप जो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन अपना राइट आंसर जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि 70% यही राइट आंसर होता है। उसके अलावा अगर आपको कोई और एमसीक्यूज़ हैं, आपको वो भी समझ नहीं आ रहे, तो आप ज़्यादातर ए लेकिन उसके बाद डी, ठीक है, ये दो ऑप्शन जो होते हैं वो ज़्यादातर वैलिड होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एमसीक्यूज़ में, ठीक है। सो आप इन दोनों में से एक ऑप्शन को लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत कम बी और सी उन्होंने दिए होते हैं, ज़्यादातर ए और डी ही होता है। सो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो शायद मे बी कि आपके जो ऑप्शन है वो राइट भी हो सकते हैं, क्योंकि 70% तक इसी
चीज़ को फॉलो करते हुए बच्चे जो हैं अपने एमसीक्यूज लगा रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। इन अ कंफर्टेबल सेटिंग पीपल इन द ऑडियंस कैन डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये भी वही सारा बताया है लेकिन एक्सेप्ट यानी इसके अलावा। सी क्लियरली, सेकेंड ऑप्शन है हेयर ऑन एज, थर्ड ऑप्शन है सिट कंफर्टेबली, एंड फोर्थ ऑप्शन है फोकस अटेंटिवली। सो ये तीनों बिल्कुल ठीक है, हमें देखना भी अच्छे से चाहिए, हमें कंफर्टेबली बैठना चाहिए, हमें बिल्कुल जो है फोकस अपना रखना चाहिए, बिल्कुल चौकस होकर बैठना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो थर्ड है हेयर ऑन एज, इसको उन्होंने एक्सेप्ट कहा है, सो ये हमें ऑप्शंस के लिहाज से जो है वो गलत है, बट ऑप्शन सही है लेकिन एक्सेप्ट बात कर रहे हैं कि इसके अलावा। ठीक है, सो अगर आपका ऑप्शन जो है वो इसके अलावा ही एक्सेप्ट आ जाता है तो उसका उल्ट होता है। ठीक है, सो हेयर ऑन एज जो है वो इस मुताबिक जो है वो सही नहीं है। सो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। तो बाकी जो है हमें, बाकी तो बिल्कुल ठीक चीज़ें हैं ना, हमें सी क्लियरली हमें देखना भी सही से चाहिए, हमें कंफर्टेबली बैठना भी चाहिए, हमें फोकस होकर अगले बंदे की बात भी सुननी चाहिए, तो ये तीन चीज़ें तो बिल्कुल ठीक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यूज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द सिटिंग अरेंजमेंट फॉर अ प्रेजेंटेशन एक्सेप्ट, यहाँ भी एक्सेप्ट आ गया। सी ऑफ द साइज ऑफ द ऑडियंस, ड्यूरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन, विजिबिलिटी, मटेरियल ऑफ द फर्नीचर। जब हम अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमें किन चीज़ों के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। अब ये तीन जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल राइट हैं, लेकिन हमारी बात हुई एक्सेप्ट इसके अलावा बाकी तीन ठीक होने चाहिए। तो हमें फर्नीचर, हमें मटेरियल क्यों देखना चाहिए फर्नीचर का, हमें फर्नीचर से क्या लगे जब हम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो हमें ऑडियंस को देखना चाहिए कि इस ऑडियंस के लिहाज से हमें अपनी प्रेजेंटेशन देनी है। सेकंड जो है ड्यूरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन, हमें देखना चाहिए कि हमारी प्रेजेंटेशन का कितना टाइम है, हमारी इतनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, हमारे टाइम की इतनी जो है होनी चाहिए। विजिबिलिटी हमें देखनी चाहिए, विजिबिलिटी का मतलब होता है, देखिए विजिबल होता है नज़र आने वाली वो चीज़ें। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन मटेरियल ऑफ द फर्नीचर। सो हमें फर्नीचर के मटेरियल से क्या मतलब हो, जब हमें अपनी प्रेजेंटेशन देनी है तो हमें फर्नीचर से क्या लगे। सो ये तो एक बिल्कुल नॉनसेंस वाला ऑप्शन था। सो वो एक्सेप्ट पूछ रहे हैं तो ये राइट आंसर है कि हमें मटेरियल, हमें फर्नीचर के मटेरियल से क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन बी यूज टू अचीव वोकल एम्फेसिस। फर्स्ट ऑप्शन है गोइंग फ्रॉम लाउड टू सॉफ्ट, सेकेंड ऑप्शन है गेटिंग लाउडर, थर्ड ऑप्शन है यूजिंग ग्राफिक्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है अडॉप्टिंग अ सॉफ्ट टोन। ठीक है, जो सेकेंड ऑप्शन है गेटिंग लाउडर, वो जो है हमारे एक वोकल वोकल चीज़ होती है, जब हम बोल रहे होते हैं ना तो हमारे यहाँ पर जिस तरह से हमारी आवाज़ निकल रही है उसको वोकल कॉर्डेट कहते हैं। ठीक है, तो वो वोकल फेसिस की बात कर रहे हैं। तो हम वोकल फेसिस जो है अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो वो होता है कि हम ज़्यादा ऊंची बोलें तो हमारी वो उन फेसिस में जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज के लिहाज से। सो सेकंड ऑप्शन ऑफ दिस राइट आंसर दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट हम अपने एमसीक्यूज देखते हैं। ऑल ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन द सिचुएशन एक्सेप्ट, यहाँ भी एक्सेप्ट आ गया। इंट्रोडक्शन, आर्टिकल टाइटल, जर्नल एंड मैगनाइज्ड टाइटल, एंड फोर्थ ऑप्शन है वॉल्यूम नंबर ऑफ द जर्नल और मैगजीन। ठीक है, जर्नल और मैगजीन। सो हमारा जर्नल भी है, मैगजीन भी है, वॉल्यूम नंबर हमें जो है तीनों चीज़ें इसमें आ रही हैं। फर्स्टली उन्होंने इंट्रोडक्शन पूछा है, सेकंड हमें आर्टिकल का टाइटल पूछा है, जर्नल एंड मैगजीन टाइटल, और उसके बाद है वॉल्यूम नंबर ऑफ द जर्नल और मैगजीन। सो फोर्थ जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज़ का। ये एमसीक्यूज़ मैंने बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर में देखा है, मतलब हर एक की, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है सिद्धू के भी पास पेपर्स में, फिर वक़ार के भी पास पेपर में बहुत ज़्यादा ये मैंने देखा है। तो आप लोग जो है इसको इस एमसीक्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको अच्छे से इसका ऑप्शन भी याद रखिएगा, मे बी क्या कोई ही एमसीक्यूज़ जो है वो आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। Which one of the following is not considered as an appropriate response towards disruptions? First option है remain calm, second option है take action, and third option है be flexible.
एंड फोर्थ ऑप्शन है बिकम अग्रेसिव। अब इसमें से आप खुद बताइए कि हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमको अ, हम नहीं कंसीडर कर सकते। ठीक है, नॉट कंसीडर का उन्होंने फर्स्टली तो हमसे पूछा है। रिमेन काम, यानी हमें काम रहना चाहिए, पुरसुकून रहना चाहिए। टेक एक्शन, हर चीज़ पे एक्शन रद्दमल करना चाहिए। थर्ड है बी फ्लेक्सिबल। एंड फोर्थ है बिकम अग्रेसिव। अग्रेसिव यानी कि गुस्सा वगैरह करना। सो बी फ्लेक्सिबल ही इसका ऑप्शन का राइट आंसर होगा। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का, क्योंकि उन्होंने हमसे नॉट कंसीडर्ड पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, एमसीक्यूज देखते हैं। Which of the following should be considered while developing Which of the following should be considered while developing main points of the thesis? First option है points should be distinct. Second option है points should be vague. And third option है points should be interesting. And fourth option है points should be concurrent. So जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। पॉइंट्स शुड बी कंकरेंट। ठीक है, यानी कि हमें मेन पॉइंट्स बताने थे थीसिस के, जो कि हैंडआउट्स में थीसिस के 6 मेन पॉइंट्स लिखे हैं। आप उनको लाजमी एक बार पढ़िएगा, वो शॉर्ट में लॉन्ग में बहुत ज़्यादा आता है, और एमसीक्यूज में भी इन्होंने जो है पूछा है। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है हमारे इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं 18। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन bombarded on the listener is termed as information bulk, information load, information mass, information volume। information mass राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। ये एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा आया है और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड एमसीक्यूज था। सो आप इसको भी एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। असेस ऑफ इंफॉर्मेशन bombarded on the listener is termed as इंफॉर्मेशन मास जो है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। Which of the following is the purpose of outline? आउटलाइन का जो बेस्ट पर्पस है यानी बेस्ट मकसद जो है वो क्या है। सो फर्स्ट ऑप्शन है इट हेल्प्स पुट रिक्वेस्ट टू द इंफॉर्मेशन। क्या ये मदद करता है हमारी कि हम जो मालूमात है यानी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है हमारी उसमें जो है दरख्वास्त करने में हमारी मदद करता है। सेकंड है इट सर्व्स एज अ मॉडल टू चेक योर वर्क। क्या ये एक इस तरह से है कि हम अगर हमारा कोई काम चेक कर रहा है तो वो एक जस्ट हम लोग जस्ट एक मॉडल की वजह से जो है आउटलाइन करते हैं। थर्ड है इट सर्व्स एज अ गाइड फ्रॉम विच टू डिलीवर योर इंटरव्यू। सो ये राइट आंसर है कि वो हमें ये गाइड करता है कि ये आप जो हम जो है डिलीवर का मतलब होता है जो कि हम बोल रहे हैं इंटरव्यू में वो डिलीवर करने में, इसलिए हम उस चीज़ को आउटलाइन कर लेते हैं कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें इंटरव्यू में डिलीवर करनी है। फोर्थ ऑप्शन है इट सर्व्स एज अ मॉडल टू चेक अदर्स वर्क। तो ये भी जो है गलत ऑप्शन है। सो थर्ड जो ऑप्शन है इट सर्व्स एज अ गाइड फ्रॉम विच डिलीवर योर इंटरव्यू जो है वो राइट आंसर है हमारे एमसीक्यूज का। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। It might happen that while talking on telephone just when you wish communicate a essential item of information, disturbance in the line might make the receiver miss out an important part of the message. Such a barrier is termed as। आप अपने हैंडआउट्स में देखिएगा, यही जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा जो है आपको पास्ट पेपर में भी उन्होंने पूछा है, और इसका एक आपके हैंडआउट्स में एक पैराग्राफ बना हुआ है। सो उसमें आप ज़रूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मिड टर्म के लिए भी ये बहुत ज़्यादा आया है। और इसके ऊपर स्पेशल जो है वो हेडिंग जो है वो ऊपर दी होती है कि लॉस इन ट्रांसमिशन। तो आपको ये पता चल जाएगा कि लॉस इन ट्रांसमिशन क्या है फर्स्ट तो एमसीक्यूज। उसके बाद अगर ये शॉर्ट में भी लॉस इन ट्रांसमिशन के बारे में पूछे तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा ताकि आपको ये लिख सकें। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है लॉस इन ट्रांसमिशन। फर्स्ट ऑप्शन था बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। सेकेंड ऑप्शन है जो राइट है लॉस इन ट्रांसमिशन। एंड थर्ड ऑप्शन था पुअर रिटेंशन। एंड फोर्थ ऑप्शन था इनअटेंटिव लिसनिंग। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर लिसनर बैरियर्स एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट, ज़्यादातर इसमें एक्सेप्ट वाले हैं। तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगा एमसीक्यूज़ के टॉपिक को समझना, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा ऑप्शन को राइट लगा मतलब आंसर लगाना। फर्स्ट है जम्प्स टू कंक्लूजन, सेकेंड है प्री ऑक्युपाइड माइंड, एंड थर्ड है fill the matter with one's own idea instead of asking question, एंड फोर्थ ऑप्शन है hearing loss। सो हेयरिंग लॉस जो है, अगर हम अपना सुनने वाली जो वो हिस्स है वही ख़त्म कर देते हैं, यानी सुन ही नहीं पाते हैं, तो वो एक लिसनर बैरियर के लिए जो है वो फॉलोइंग है, लेकिन वो एक्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारा हेयरिंग लॉस ही आएगा कि अगर हम सुनने वाली सलाहियत ही हमारी ख़त्म हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज़ का। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। Your willingness to take risk in communication is largely dependent on which of the following aspects? First है interpretation of your past experience, second option है your parent encouragement, fourth option है your intrapersonal skills, and fourth option है your mood। सो अगर हम अपने पास्ट वो हमारा हमसे रिस्क की बात पूछ रहे हैं कि कम्युनिकेशन में ऐसे कौन से रिस्क होते हैं जिससे आप लोग बहुत कुछ सीखते हैं, आप में विलनेस पावर आती है, आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपके पास होता है, आपको पता है किसी भी हम जॉब में इंटरव्यू के लिए जाएँ तो फर्स्टली वो ये चीज़ पूछते हैं कि आप लोगों का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? आप लोगों ने पीछे क्या आप लोगों का एक्सपीरियंस है जो आप लोगों ने जो है वो क्योंकि किसी भी जगह पर हमें सबसे पहले फ़ाइल ये देनी पड़ती है कि हमारा पीछे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है। सो फर्स्ट किसी भी कंपनी की अगर आपको रिक्वायरमेंट भी कोई पूछता है तो यही होता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कितना है। हर कोई आपको एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, एक्सपीरियंस की बेस पर रखता है। सो ये जो है था इंटरप्रिटेशन ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी वेलनेस पावर के लिए भी, हमारे रिस्क के लिए भी, हमारे आगे कम्युनिकेशन के लिए भी एक बेस्ट चीज़ थी कि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जितना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन एमसीक्यूज देखते हैं। हमेशा जो है एमसीक्यूज की जगह ऑप्शन जो है वो मुंह से निकल जाता है। देखते हैं। इन ऑडियंस एक्रोनिम ऑफ द स्पीच सी स्टैंड्स फॉर, जो है ना ऑडियंस, इसकी भी एक एब्रीवेशन है। तो उस एब्रीवेशन में पूछते हैं कि सी किसको स्टैंड करता है। सी स्टैंड्स फॉर कस्टमाइज्ड, ठीक है, राइट आंसर है। कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, कस्टमाइज या कॉन्टेंट। तो कस्टमाइज को ऑडियंस की अगर आप एब्रीवेशन देखें तो ऑडियंस की भी एक एब्रीवेशन होती है। उस एब्रीवेशन में वो कह रहे हैं कि जो सी होता है वो किसको स्टैंड फॉर, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कस्टमाइज्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, सी को, सी ऑडियंस में सी की एब्रीवेशन कस्टमाइज। सो ऑडियंस की एब्रीवेशन भी पढ़ लीजिएगा। ये भी एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। आपको पता होगा तो आप इजीली दोनों चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी एंड सब्जेक्टिव भी। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मिड टर्म्स अच्छे देते हैं तो आपके फाइनल टर्म में तो आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं होती। अगर आपके असाइनमेंट्स, क्विज और जीडीपी वगैरह भी कंप्लीट हुए होते हैं तो आपको आपके मिड टर्म भी अच्छे हो जाते हैं, तो आपको फाइनल टर्म की इतनी टेंशन नहीं होती। आपकी इजीली जो है फाइनल टर्म में अच्छे जो है मार्क्स से जो है अपने कॉल्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मिड टर्म में प्रॉब्लम होता है तो फिर आपको फाइनल टर्म में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। आपको तकरीबन 75% लाने ही पड़ते हैं ताकि मिड टर्म भी कवर हो सके। तो आपके इतने मार्क्स होंगे मिड टर्म में, देन ही आप फाइनल टर्म में अगर इतना ना भी मेहनत करेंगे तो भी आपको कवर कर लेगा मिड टर्म। सो मिड टर्म में अच्छी प्रिपरेशन करके जाया करें ताकि फाइनल टर्म में आपको इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वरना वो आपकी मेहनत तो आपको करनी पड़ती है बट वो मेहनत जो है वो डबल हो जाती है फाइनल टर्म में। सो इसलिए मिड टर्म में ही अगर आपको थोड़ी मेहनत कर लें, थोड़ी बहुत के आप लोग एमसीक्यूज़ वगैरह पढ़ लें, ऑब्जेक्टिव पे अच्छी अगर आप अपनी जो है स्किल्स रख लें तो इसीलिए जो है वो फाइनल टर्म में अगर इतनी मेहनत ना भी करें तो आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। डिवाइस द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन योर माइंड एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन truly depicts intrapersonal communication. First है Abid is talking to the shopkeeper. Second है Mohsin is talking about the future career. And fourth है president is addressing to nation on television. And fourth option है Isha is talking to her friend on telephone.
अब इसमें उन्होंने हमसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की एक छोटी सी एग्जांपल पूछी है कि हमारे माइंड में जब हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन को सोचते हैं मेजर एट्रीब्यूट्स में, तो हमें सबसे पहले क्या आता है? तो आपित एक शॉपकीपर से बात कर रहा है, इसको इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर एक मोहसिन जो है वो सोच रहा है अपने फ्यूचर करियर के बारे में, तो वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है। अगर एक प्रेसिडेंट है, वो अब टेलीविज़न पर अपनी नशरियात जो है उसकी आ रही हैं, तो वो भी एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है। अगर ईशा जो है अपने दोस्त से फ़ोन पे बात कर रही है, तो वो भी एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की टाइप नहीं है। आबिद इज़ टॉकिंग टू द शॉपकीपर जो है वो इज़ अ टाइप ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, सो इस चीज़ को इंट्रापर्सनल भी आपने याद रखनी है। अभी मैंने आपसे जो है इंट्रापर्सनल के बारे में थोड़ा सा पीछे एक एमसीक्यूज़ भी आया था, लेकिन वो आगे जो है इसकी एग्जांपल पूछ रहे हैं, यानी कि आपके मेजर एट्रीब्यूट्स, यानी आपके माइंड में इसके बारे में क्या चीज़ आती है सबसे पहले जब इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन आता है, तो आप इज टॉकिंग टू द शॉपकीपर। ठीक है, ये राइट आंसर है इस एमसीक्यूज़ का। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द डिग्री ऑफ हाईनेस और लोनेस ऑफ साउंड? पिच, स्पीड, वॉल्यूम या रेट? तो पिच, हमारी साउंड की जो पिच है वो हाई या लो होगी, तो ही उससे जो है हमारे किसी भी स्किल में या इसमें इंटरव्यू में या किसी भी चीज़ में जो है उससे फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे साउंड में हाई या लो हो, हमारी साउंड की पिच में। ठीक है, स्पीड में नहीं। हम लोग जैसे भी बोल रहे हैं उसमें स्पीड ज़रूरी नहीं है, उसमें वॉल्यूम ज़रूरी नहीं है, उसमें रेट ज़रूरी नहीं है, उसमें हमारी पिच ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। ख़त्म हो गया, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ ख़त्म। 25 देखिए कंप्लीट भी हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी थे एमसीक्यूज़, और जस्ट 25 हैं। अगर आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा रिपीटेड थे, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बीच में से निकाले थे, कुछ मैंने जो है वकार सिद्धू के लिए थे। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं वो सारे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और बहुत ज़्यादा इजी थे। आप लोग काइंडली इनको एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। इंशाल्लाह जो है आपके इन्हीं एमसीक्यूज़ में से जो है आपके पेपर आएगा। और काइंडली फिर मुझे आकर ज़रूर इन्फॉर्म, आप लोग कमेंट्स में या ईमेल में ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपको किस तरह का पेपर आया है और क्या इनमें से एमसीक्यूज़ आए हैं, क्योंकि आप अपने भी जो राय है वो भी शेयर किया करें कमेंट्स में, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता भी चल सके कि कौन कौन से जो हैं एमसीक्यूज़ वो इम्पॉर्टेंट थे, कौन से एमसीक्यूज़ आए हैं, कितने एमसीक्यूज़ आए हैं और किस तरह के एमसीक्यूज़ आए हैं। तो काइंडली वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबी अता करे और बहुत ज़्यादा अच्छे CGPA में आप सब लोगों को पास करे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। यही छोटी सी जो है हमारा गिफ्ट होता है आपकी हमारी मेहनत का। सो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों के लिए हेल्पिंग भी साबित हो सकें और आपके पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकें। बेस्ट ऑफ लक आप सब स्टूडेंट्स के लिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ अता करें, बहुत ज़्यादा जो है आला दर्जे पर आप लोगों को फाइज करें। सो काइंडली अच्छे से एमसीक्यूज़ पढ़ के जाइएगा, और सब्जेक्टिव आप ना भी इतना अच्छा पढ़ें, अगर आपके ऑब्जेक्टिव इतनी अच्छी प्रिपरेशन है तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर्स में पास हो सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।